चुनावी मैदान में उतरे दिग्गज आज पर्चा भरेंगे। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी ने प्रत्याशी घोषित कर दी है। उपचुनाव में एसपी ने सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। गठबंधन के प्रत्याशी एसपी के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। तो बता दें कि बीजेपी ने भी 8 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिया है। उपचुनाव में 1 सीट आरएलडी के खाते में फिलहाल चली गई है। पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में है बीएसपी। बता दें कि चुनावी मैदान में प्रत्याशी को उतार दिया गया और आज आखिरी दिन है पर्चा भरने का, जिसको लेकर तैयारी फिलहाल पूरी हो चुकी है। उपचुनाव में एसपी ने सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। गठबंधन के प्रत्याशी एसपी के निशान पर ही चुनाव भी लड़ेंगे। बीएसपी की तरफ से भी पूरी तैयारी है। बता दें कि बीजेपी ने 8 सीटों पर प्रत्याशी यहां पर उतार दिए और 1 सीट आरएलडी के खाते में गई है, क्योंकि आज आखिरी तारीख है, यानी कि 25 तारीख है। 25 तारीख को आज आखिरी दिन है नामांकन का, और ऐसे में यूपी उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है, जिसको लेकर तैयारी फिलहाल पूरी है। और ऐसे में प्रत्याशी आज पर्चा भरते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट लेंगे इस पूरे मामले को लेकर। लखनऊ से हमारे संवाददाता शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, कानपुर से संवाददाता अनिल कुमार जुड़ गए हैं, और वहीं मैनपुरी से संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। सबसे पहले लखनऊ का रुख करेंगे। शुभम पांडे, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि आज 25 तारीख है, आखिरी दिन है, और पर्चा भरने की जो प्रक्रिया है वो आज फिलहाल पूरी हो जाएगी, क्या देख अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए सभी राजनीतिक दलों ने इस उपचुनाव को लेकर के अपनी तमाम तैयारियों को पूरी तरीके से बेहतर कर रखा था। लिहाजा कल सभी पार्टियों की तरफ से अपने अपने जो तमाम उम्मीदवार हैं उनकी सूची भी जारी कर दी। गठबंधन को लेकर के सभी तरफ कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन में तस्वीरें बदलती हुई नजर आएंगी, जैसा कि हुआ भी। कांग्रेस पार्टी ने किसी भी तरह से अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, अपने सिंबल पर नहीं उतारा है। सभी के सभी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन की बात करें, संजय निषाद लगातार दिल्ली में मैराथन बैठक करते हुए नजर आ रहे थे, अमित शाह जी से मिलने की बात कह रहे थे, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में आरएलडी को ही सिर्फ 1 सीट पर समझौता करना पड़ा है और बाकी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार अपने उतारे हैं। ऐसे में आज नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। तमाम राजनीतिक दलों के जो अलग अलग सभी प्रत्याशी हैं वो अलग अलग जगहों पर अपना जो है नामांकन के लिए जाएंगे। इन तमाम चीजों के बीच में वहां पर भी बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं, जहां जहां पर भी नॉमिनेशन की प्रक्रिया होनी है। तो फिलहाल आज अंतिम दिन, सभी उम्मीदवार जो प्रत्याशी हैं वो अलग अलग जगहों पर नॉमिनेशन प्रक्रिया को पूरा करेंगे और उसके बाद शुरू होगा प्रचार प्रसार का वो चक्र, जिसमें जुबानी जंग भी देखने को मिलेगी और देखना यह होगा कि 9 सीटों में कितनी सीटों पर कौन सा राजनीतिक दल या गठबंधन सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। बिल्कुल, क्योंकि प्रचार प्रसार में भी पूरी ताकत जो है वो यहाँ पर झोंकी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कानपुर से संवाददाता अनिल कुमार लगातार बने हुए हैं। अनिल, अगर कानपुर की हम खासतौर पर बात करें, तैयारी कैसी चल रही है प्रत्याशियों की तरफ से, और खासतौर पर जिस तरीके की अभी माहौल बना हुआ है, लगातार हमारे संवाददाता शुभम भी बता रहे हैं कि प्रचार प्रसार के लिए भी काफी पार्टी सक्रिय होती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, बता दूं कि जो उपचुनाव होने, उपचुनाव को लेकर सारी पार्टियां अपने दमखम लगाने में लग गई हैं। अब कानपुर की बात करें तो कानपुर में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना प्रत्याशी है बहुत देर से उतारा है। कल देर शाम प्रत्याशी की घोषणा की गई। इसके अलावा बता दूं कि जो सीसामऊ विधानसभा है बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि यहाँ से विधायक इरफान सोलंकी लगातार लगभग 4 बार विधायक रहे, उनके पिता भी 2 बार विधायक रहे। तो कहीं ना कहीं जो सीट है बहुत दावे मजबूत सीट सपा के लिए है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट पर तैयारियां कर रही थी। लेकिन जिस हिसाब से लगा तो जो समीकरण दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसमें नुकसान देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बसपा पार्टी है उसने भी ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है, और साथ ही 2 बार हारे हुए प्रत्याशी पर बीजेपी ने एक बार फिर से दांव खेला है सुरेश अवस्थी पे। आपको बता दें कि जो सुरेश अवस्थी है इससे पहले भी 2017 में इरफान सोलंकी से ही हारे थे। आपको बता दें कि जो इरफान सोलंकी है वो एक महिला के घर पे आगजनी के मामले में जेल जा चुके हैं, जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको 7 साल की सजा सुनाई थी। जाहिर सी बात है, जब सजा सुनाई गई थी तो जो विधानसभा सीट है पूरी तरीके से खाली हो गई थी और इस पे चुनाव हो रहे हैं। तो जो समाजवादी पार्टी है उसने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी पे एक बार फिर से दांव खेला है और उनको टिकट दिया है। तो जाहिर सी बात है, जो ये सीट है सीसामऊ विधानसभा सीट है, इस पे मुस्लिम वोटर जो होता है निर्णायक होता है, क्योंकि 40% जो वोटिंग होती है मुस्लिम करता है। और अगर इसमें ब्राह्मण
और जो SC/ST लोग समुदाय के लोग हैं, यदि बीजेपी को एक तरफा वोट करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस पर फायदा मिलेगा कि, लेकिन जिस हिसाब से वर्तमान में जो राह दिख रही है बीजेपी के लिए बहुत कठिन रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जो वोटर हैं किसको अपना ताज पहनाते हैं, लेकिन जिस हिसाब से लगातार सीसामऊ विधानसभा जो सीट है इस पे गर्मा गर्मी बनी हुई है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन करेंगे, नामांकन करने के बाद नसीम सोलंकी फिर से एक बार अपना नामांकन करेंगी और बसपा जो है उसने कल इस सीट पे नामांकन कर दिया था। अब देखना होगा कि जो जनता है किसके सिर पर ताज पहनाती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस सीट पे काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। जी चलिए ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ये सीटें काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। मैनपुरी से संवाददाता अवनीश भी लगातार बने हुए हैं। अवनीश, अगर हम करल सीट की बात कर ले, काफी हाई प्रोफाइल सीट वो भी मानी जा रही है, क्या ताजा अपडेट आपके पास है? किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है अभी मैनपुरी में? बिल्कुल, देखिए आपको मैं बता दूं, चलो राजनीति की अगर हम बात करें तो राजनीति एक हाई प्रोफाइल होती है, जबकि मैनपुरी जो है मैनपुरी से ही राजनीति प्रारंभ होती है। जबकि कहना है राजनेताओं का कि जो राजनीति है वो मैनपुरी से स्टार्ट होती है। मैनपुरी का मतलब मुलायम सिंह यादव का गढ़, वही गढ़ है मुलायम सिंह यादव का जहां से लंबे समय से अब तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। हालांकि करहल सीट हमेशा उत्तर प्रदेश में हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के परिवार से ही यहाँ पर एक प्रत्याशी होता है, तो वहीं उसके सामने भारतीय जनता पार्टी या अदर पार्टी का कोई प्रत्याशी होता है। हालांकि लगातार लंबे समय से इस पार्टी पे परिवार का सीट पे कब्जा रहा है। हाल की बात करें तो सपा ने तेज प्रताप यादव को चुनाव मैदान में उतार दिया है, उन्होंने अपना नामांकन कर दिया है। वहीं बसपा की अगर बात करें तो बसपा ने डॉक्टर अवनीश टाक को अपना टिकट देकर यहाँ चुनाव मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने कल देर शाम अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी और घोषणा करने के बाद अनुजेश प्रताप यादव, जो कि सैफई परिवार के बहनोई, अखिलेश और धर्मेंद्र यादव के बहनोई और तेज प्रताप यादव के फूफा लगने रिश्ते में लगते हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। तो हालांकि करहल जो है बड़ा दिलचस्प चुनाव देखने को मिल रहा है और आने वाला समय जो है वो भी चुनाव के नतीजे कुछ अलग होंगे, क्योंकि फूफा और भतीजे की लड़ाई आज पक्षीवार टक्कर देखने को मिलेगी। हालांकि इससे पहले अखिलेश यादव चुनाव मैदान में लड़ी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री SC पटेल को चुनाव मैदान में उतारा था। हालांकि कन्नौज से जब अखिलेश यादव चुनाव लड़ा, वहां से सांसद हुए तो करहल की सीट उन्होंने छोड़ी, उसके बाद यहाँ उपचुनाव होना है। लेकिन राजनीति अगर बात करें तो इस बार तो कहावत कही गई है, एक तरफ जीजा तो एक तरफ भतीजा, करहल का क्या नतीजा, ये सबसे बड़ी बात देखने को मिलेगी इस बार की। एक तरफ चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश के, तो दूसरी तरफ अखिलेश के भतीजे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हालांकि जब 13 तारीख को मतदान होगा तब ये चीज सामने निकल के आएगी कि इस बार समाजवादी पार्टी दोबारा साइकिल चलाने की बड़ी ही ताकत लगा रही है। लगातार तेज प्रताप यादव जो है गांव-गांव जाकर लोगों के बीच में जाकर प्रचार कर रहे हैं और अपनी वोटों की अपील कर रहे हैं। तो वही आज नामांकन का भी आखिरी दिन है, क्योंकि 25 तारीख तक नामांकन होना था। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अनुजेश प्रताप यादव, वो आज अपने कार्यकर्ता और नेताओं के साथ कलेक्टेड पहुंचेंगे। 11 बजे उनका नामांकन होना है और भारी संख्या में बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ वो अपना नामांकन करेंगे, उसके बाद चुनाव प्रचार में लग जाएंगे। लेकिन करहल जो है वो हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है और लगातार हाई प्रोफाइल सीट रही है, क्योंकि इस बार भी करहल की जो सीट है वो बड़ी ही दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ फूफा को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ही सोच समझ कर टिकट उतारा है। हालांकि इससे पहले साक्ष्य प्रत्याशी के नाम चल रहा था, क्योंकि करहल के अगर हम वोटर की बात करें तो नंबर 1 पर यादव वोटर आता है और नंबर 2 पर साक्ष्य वोटर आता है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जीत का कारण यही है कि यादव वोटर जो है या नंबर 1 पे है, उसी वजह से यहाँ से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत चली आई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार इस गढ़ को खत्म करके अपना कमल खिलाना चाह रही है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अनुजेश प्रताप यादव को टिकट दिया है। हालांकि अनुजेश प्रताप यादव जो है उनकी मां जो है पहले विधायक रह चुकी है। अनुजेश प्रताप यादव का पुराना बिल्कुल कहना गई ये सीटें जो है वो काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल मानी जा रही है। अब इंतजार जरूर करना पड़ेगा थोड़ा सा। शुभम पांडे लगातार बने हुए। शुभम, जिस तरीके से देखिए, अगर हम खास तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस को 2 सीट का ऐलान हुआ था, उसके बाद बैकफुट पर भी नजर आई थी। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अकेली लड़ती हुई सीटों पर नजर भी आ रही है। क्या रूपरेखा बन सकती है? जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के लिए जो पीडीए का नारा है, अब उसी नारे के तहत इस तमाम जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में होंगे और 2027 के फाइनल मैच से पहले सेमीफाइनल की कहानी भी होगी। तो ऐसे में फिलहाल ताकत झोंकेगी समाजवादी पार्टी इन सभी सीटों पर। कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती ये है क्योंकि अब
इस गठबंधन के बाद महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की क्या तस्वीर रहने वाली, क्योंकि अब वहां पर भी कांग्रेस अंडर हैंड करेगी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए। तो कितनी सीटों पर बात बनती है, कितनी सीटों पर जो है आगे बात रखी जाती है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि बीते दिनों अब समाजवादी पार्टी में अब आप समझिए कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में बताया जा रहा है कि अंतिम बातचीत के बाद यह फैसला हुआ कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने यहां पर अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारा है, और ऐसे में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष उनकी तरफ से लगातार ये बात कही जा रही थी कि 5 सीटों को लेकर के उनकी तरफ से जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, उसको जो है जानकारी भेजी गई है और दावा किया गया है 5 सीटों पर। लेकिन हाईकमान ने कुछ और तय किया है। देखना यही होगा कि इंडिया गठबंधन लगातार अलग अलग मंचों पर चुनावों में साथ होने की बात कहता जरूर है, लेकिन कितना जमीन पर साथ में है ये चुनाव के परिणाम जरूर बता देंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंतजार जरूर है इसमें और करना पड़ेगा। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों पर आप लोग नजर बनाए रखिएगा। तो वहीं यूपी में उपचुनाव का रण काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। पार्टियों ने सियासी समीकरण बैठाने की जो कवायद है उसको भी शुरू कर दिया है। बता दें कि 9 सीटों पर जीत के मंथन के बाद सियासी पिच पर दिग्गज उतरने भी शुरू हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। क्या कुछ खास है, इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाते हैं। यूपी में उपचुनाव का रण दिलचस्प होता जा रहा है। पार्टियों ने सियासी समीकरण बैठाने शुरू कर दिए हैं। 9 सीटों पर जीत के लिए मंथन के बाद सियासी पिच पर दिग्गज उतरने शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। पार्टी को विश्वास है कि प्रत्याशी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। गाजियाबाद से संजीव शर्मा, करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटहरी से धर्मराज निषाद, मझवा से सुचिस्मिता मौर्य, कुंदरकी से रामवीर ठाकुर और खैर से सुरेंद्र दिलेर, सीसा मऊ से सुरेश अवस्थी। प्रयागराज की फूलपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल का दावा है कि वो जनता के वादों को पूरा करेंगे और सरकार की योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाएंगे। हमारे साथ दीपक पटेल हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बधाई हो, आपको प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने, और क्या एजेंडा रहेगा इस चुनाव में? आप बहुत बहुत धन्यवाद। जो एजेंडा हमारी सरकार का है, डबल इंजन की सरकार का है, उसी एजेंडे से मैं अपने आप को भी संबद्ध करता हूं, कानून व्यवस्था का, विकास का, और उसी मुद्दे को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। तो अगर इस चुनाव की बात करें तो किससे मानते हैं मुकाबला है? समाजवादी पार्टी ने जो पिछली बार उम्मीदवार थे मुश्तबा सिद्दीकी को टिकट दिया है, बीएसपी ने जितेंद्र सिंह को दिया है, तो आपको क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में आपका जो मुकाबला है किससे है? फिलहाल तो मैं किसी को मुकाबले में नहीं मानता, कोई दूर दूर तक मुकाबले में है भी नहीं। आपका नाम शुरू से लगातार चल रहा था और उसके बाद टिकट की घोषणा हुई है, तो किस तरह से आपको टिकट दिया गया? क्या आपको जो है पहले से इसकी जानकारी दी गई थी और कब से आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं? सबसे पहले तो हमारे नेतृत्व ने जो विश्वास हम पे प्रकट किया है इस उपचुनाव के लिए, जो सरकार की प्रतिष्ठा का उपचुनाव है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और सूचना थी, जानकारी थी, लगातार हम लोग आम कार्यकर्ता की तरह भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे थे। सीसा मऊ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को अपना प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ मौजूद हैं, प्रत्याशियों से बात करते हैं। वैसे ये बताइए कि इस सीट पर कितनी बड़ी चुनौती है जीत दर्ज करना? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व, क्षेत्र नेतृत्व और साथ में केंद्रीय नेतृत्व, और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देता हूं माननीय सांसद जी को, विधायकों को, कि जिन्होंने कानपुर की, जब से सांसद जी बने हैं कानपुर से, तब से निश्चित तौर से कानपुर का परिवर्तन शुरू हुआ है। आपके चरण हम लोगों के लिए शुभ हैं। निश्चित तौर से मान के चलिए कोई चुनौती नहीं है। 2017 में जो चुनाव का हमें पार्टी ने अवसर दिया था, मैं आभारी हूं कि हमें जिस तरीके से दोबारा पार्टी ने अवसर दिया है, वो मैं एक छोटा सा परिवार का आता हूं, मेरे घर में कोई पार्षद भी नहीं रहा। मैं सौभाग्यशाली हूं कि पार्टी ने मेरे लिया है, और मैं निश्चित तौर से उनकी अपेक्षाओं को खरा उतरूंगा। मैं 17 में बहुत थोड़े वोट से हारा था और मैं उस समय बिल्कुल चुनाव की गणित में बिल्कुल नया था। अगर मैं 22 में लड़ता तो यहाँ की जनता कह रही थी कि उपचुनाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अलीगढ़ की खैर सीट से उम्मीदवार सुरेंद्र दिलेर ने पार्टी और संगठन का आभार जताया है। दिलेर का कहना है कि उपचुनाव में बीजेपी का परचम लहराएगा। सुरेंद्र जी, जिस तरह से आपको जो है आपके परिवार में आपके बाबा भी रहे, राजनीति में आपके पिताजी भी रहे,
उसके बाद अब आपको टिकट मिला है, क्या कहेंगे? चूंकि भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं आपके बाबा भी रहे, फिर पिताजी भी रहे, आज आपका नंबर आया, कितनी खुशी है? जी बहुत खुशी है और इस बात का मैं धन्यवाद करूंगा समस्त भाजपा परिवार और माननीय योगी जी और मोदी जी और सभी जो भी भाजपा परिवार मेरे संगठन के हैं जिन्होंने मुझ पे भरोसा जताया। सुरेंद्र दिलेर जी की जो माता जी, चूंकि इन्होंने भी काफी संघर्ष किया एक लंबे समय तक, तमाम जनता के बीच में जाती है, अब तो आपके बेटे को टिकट मिल गई, कैसा लग रहा है आज आपको? मैं पहले तो अपने किशनलाल दिलेर जी जो मेरे ससुर थे, मैं उनका धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इस पार्टी में 70 सालें दी। उसके बाद उनके बेटा ने विधायक रहे, सांसद रहे, आज तीसरी पीढ़ी को मौका मिला है। ये संगठन का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। सियासी अखाड़े में दिग्गज उतर रहे हैं, जीत की आजमाइश के लिए प्रयोग और संयोग भी हो रहे हैं। हालांकि आने वाले 23 नवंबर को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।